मतलब जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो जस्ट अगर मैं एक साइकोलॉजी वाइज देखूँ तो हमें करना क्या चाहिए कि अगर मेरे पास कोई पैसा बच रहा है, सेविंग्स बच रहा है, तो सबसे पहले मुझे मेडिक्लेम इंश्योरेंस के लिए अपने फैमिली को सिक्योर करना चाहिए, अपने हेल्थ को सिक्योर करना चाहिए। देन कम्स इमरजेंसी फंड, अगर आप अभी बता रहे थे कि भाई हमारे पास अगर 1 साल का पैसा हमारे पास होना चाहिए, फिर अगर हमारे पास कुछ पैसा बच जाता है, इतना तो उसको इनकम बढ़ाओ, तो उसको इन्वेस्टमेंट के अंदर। देखिए, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले हम 2 बकेट्स को भरें, हम तीनों बकेट्स में थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं। तो इंश्योरेंस है, एक इंश्योरेंस का बकेट, एक इमरजेंसी का बकेट, एक इन्वेस्टमेंट का बकेट है। तो आप तीनों बकेट्स में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो, पर शुरू में ज्यादा पानी जो है वो इमरजेंसी में डालो, पहले इमरजेंसी के बकेट को भरो। इंश्योरेंस तो एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, आपने तय कर लिया, आपने 20,000 रुपए प्रीमियम की इंश्योरेंस ले ली, महीने का 1,500-2,000 जो आपको देना है देते रहो, वो तो एक कॉस्ट हो गई आपकी, आप उसको कॉस्ट ही मान लो। जो बचा है उसमें ज्यादा पानी भरो पहले इमरजेंसी वाले बकेट में, कम पानी वाले इन्वेस्टमेंट में। जैसे जैसे आपका इमरजेंसी का बकेट फिल हो जाए, जो आपका टारगेट है, फिर ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट्स में मूव कर दो। आप देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उसको सेफ्टी का एहसास होना चाहिए, तो सेफ्टी का एहसास लो, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस अगर आपके ऊपर डिपेंडेंस है तो, और उसके बाद मजे करो। एब्सोल्युटली। लेकिन ये जब इमरजेंसी फंड्स की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने बैंक में तो रखेंगे नहीं। इनफैक्ट अगर मैं कभी रिस्क की भी बात करूं, क्योंकि वो इमरजेंसी फंड क्या होता है कि कभी भी मुझे चाहिए मुझे मिल जाएगा, लेकिन जब भी हम वही चीज़ रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लोग 2 तरीके के होते हैं। या तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कभी रिस्क लेते ही नहीं है, कुछ लोग रहते हैं कि यार अंधाधुंध कहीं पर भी रिस्क ले लेंगे और अपने फंड्स को खतरे में डाल देंगे क्योंकि ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से उनको लगता है कि डबल हो जाएगा। तो ये दोनों में बैलेंस कैसे करना, मतलब मुझे फंड मेरा सेफली सिक्योरली भी रखना है और साथ में मुझे ग्रोथ भी चाहिए, तो ये दोनों में बैलेंस कैसे करना चाहिए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आते हैं इमरजेंसी फंड पे। सबसे पहले इजीएस्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी फंड एज द नेम सजेस्ट, उसका काम रिटर्न्स बनाना नहीं है। आप इमरजेंसी फंड इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो कि उससे रिटर्न्स बनेंगे, आप इमरजेंसी फंड इसलिए डाल रहे हो ताकि इमरजेंसी के टाइम आपको पैसा मिलेगा, विच इज ओनली वन थिंग, एफडी। एफडी में पटक दो, क्योंकि उससे आपकी अपेक्षा नहीं ना रिटर्न्स की। True. आप नहीं कह रहे कि 1 लाख रुपए, अगर समझो मेरे पास 5 लाख रुपए की इमरजेंसी फंड है, तो इस 5 लाख से मेरी कोई अपेक्षा ही नहीं है यार। ये अपेक्षा है कि कल को कुछ आपदा विपदा आ जाए तो रेडी पैसे हो। क्लियर हो गया? अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। विरल भाई, महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। ठीक है। दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 2 बार 3 बार। 3 बार। ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर BLD। ठीक है, तो कितने खाने हो गए हमारे टोटल? 90। बाहर कितनी बार खाते हो, घर पे कितनी बार खाते हो? से 50%। 50%? अच्छा, जनरली लोग 10% खाते हैं बाहर और 90% घर पे खाते हैं जनरली। करेक्ट। कि भाई, और घर पे जब खाते हैं तो दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खाते हैं। ठीक है, मजा ज्यादा कहाँ आता है खाने में? बाहर आता है, ऑब्वियसली बाहर आता है, स्वाद ज्यादा अच्छा है, पर हजमा खराब हो सकता है। ठीक है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स है। अगर आप 100 रुपए निवेश करते हो ना, तो 90 रुपए दाल चावल रोटी और सब्जी में डालो। ठीक है, विच इज नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स, FDs, बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड, जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जिनमें कि ठीक है गिर सकता है पर खत्म नहीं हो सकता, गिर सकता है खत्म नहीं हो सकता। अब 10 रुपए बचे आपके पास, अगर आपका कॉर्पस 10 लाख है तो 1 लाख रुपए बचे आपके पास। जो करना है करो, कसिनो जाओ, उड़ाओ, FNO करो, पेनी स्टॉक्स करो, क्रिप्टो करो, डब्बा ट्रेडिंग करो, जो मन आता है करो, मैं कोई रोकने वाला नहीं हूं। ठीक है, अब जब बाहर जा ही रहे हो खाने तो बिरयानी खाओ। ठीक है, बड़ी बिरयानी खाओ, वो कश्मीरी बिरयानी खाओ, उसके बाद पुलाव खाओ, दाल मखनी, जो खाना है खाओ, नान खाओ, बड़े बड़े नान खाओ, क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट। जब जा ही 10% बाहर रहे हो बाहर, तो कुछ भी खा लो, कितना ही खा लोगे। इसी तरीके से जब आप 10% अपना कैपिटल का एलोकेट करोगे रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए, आपका ऑटोमेटिकली रिस्क मैनेजमेंट हो गया। 90% अब सेफ जगह जा रहा है, 10% की मस्ती चल रही है। ट्रू। आपके मजे भी लग गए। अब जैसे मैं ना श्रीलंका रहता था, तो मैं वहां कसिनोज है, तो मैं हर शनिवार रात को जाता था कसिनो, मजे के लिए, वो रूले घुमाने में बड़ा मजा आता था। मैं ना घर से 2000 रुपए की पन्नी लेके जाता था। श्रीलंका में 2000 रुपए का नोट होता था, जो इंडियन वैल्यू में 800-900 रुपए था। गए, वो 2000 रुपए छुट्टे कराए, कूपर वो ले लिए, जो भी कॉइन्स, उसके बाद खेला। अगर 5 मिनट में हार गए तो 5 मिनट में निकल गए, 1 घंटे में हारे तो 1 घंटे में निकल गए, 2 घंटे में हारे 2 घंटे में निकल गए, और रात के 2 बजे तक अगर कुछ बच गया या कुछ पैसे बन गए तो लेके निकल गए। पर अगला नोट नहीं होता था जेब में, निकलना है बस इसके बाद। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। व्हेन यू डोंट अलाउ योरसेल्फ टू टच दैट 90%, मत अलाउ करो अपने आप को, अलाउ ही मत करो। है ही नहीं वो भैया, पैसा ही नहीं है तुम्हारा, ये 10% है, जो करना है करो, जो करना है करो, मैं कोई नहीं रोकूंगा। तुम्हें लगता है किसी दोस्त की टिप सुननी है, सुनो, पैसे को जाके ऐसे माचिस के साथ आग लगानी है, लगाओ, पर 10% को लगाओ, 90% को मत लगाओ। अमेजिंग अमेजिंग। अभी हम सर बीच में बात कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट्स की, यूक्रेन, रशिया, ईरान के बारे में, तो जस्ट मुझे वो एक जानने में इच्छा है कि US के मार्केट के रिसेशंस इंडिया को कैसे इंपैक्ट करते हैं? देखिए, ग्लोबली ना पूरी इकोनॉमी कनेक्टेड है, इसे हम कहते हैं कपलिंग इफेक्ट। मतलब कपलिंग कहते हैं ना, जैसे ट्रेन में आप देखते हैं जो एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी ऐसे लगी तो उसको कपलिंग कहते हैं। तो हमारी ना ग्लोबल मार्केट्स इफेक्ट होती है, बिकॉज इंडिया बहुत बड़ा नंबर एक्सपोर्ट करता है US को। ठीक है, US बहुत कंजम्पशन ड्राइव करता है इंडिया के लिए, US से बहुत निवेश इंडिया में आता है, तो ये पूरी चीज इफेक्ट हो जाती है अगर कोई भी एक कंट्री में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो। अभी पीछे US में रिसेशन हुई तो FIIs ने पैसा खींचना चालू कर दिया, तो इंडिया स्ट्रांग हो गया है।
इंडिया में डोमेस्टिक इनफ्लो बहुत जबरदस्त है, महीने का 23,000 करोड़ का SIP है। तो इस चक्कर में ऐसा कोई मैसिव लॉस नहीं हुआ। तो FII छोड़ के गए तो DII ने संभाल लिया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने संभाल लिया। पर यही 10 साल पहले जब FIIs छोड़ के जाते तो मार्केट 10-10%, 5-5% क्रैश कर जाती थी। अब मार्केट हमारी रेजिलियंट हो गई है क्योंकि इंडिया में बहुत धन आ चुका है, बहुत पैसा आ चुका है। तो ये जब भी बड़ी मार्केट्स में कुछ इंपैक्ट आएगा तो छोटी मार्केट्स मतलब जैसे हमारी मार्केट्स में जरूर इंपैक्ट आएगा। हाँ, मैं वही एक्चुअली इसके लिए पूछ रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए वो शायद टाइम को देखते हैं कि भाई एकदम राइट टाइम आएगा ना तभी, वो हमेशा वो न्यूज़ को देखते रहेंगे। अभी जैसे US का कुछ रिसेशन के पॉइंट्स कम हुए, वहाँ का रिसेशन कंट्रोल में आ गया, तो अभी लोग बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं अभी हम इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। तो क्या ऐसा टाइम जैसा कोई चीज़ होता है? टाइमिंग नहीं होता, टाइम होता है। मतलब आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट को कि आप कब घुसोगे कब एंटर। मेरा एक फ्रेंड था, वो ना मैं उसको बोले जा रहा था SIP कर, तो निफ्टी 20,000 था, तो बोलता है कि करता हूँ यार एक बार निफ्टी 18,000 आ जाए, निफ्टी 22 चला गया। अब फिर वापस बोल रहा है यार एक काम करता हूँ, जब निफ्टी 20,000 आ जाएगा ना तब करूंगा। निफ्टी 23,000 चला गया, 25,000 चला गया। उसने तो पूरी रैली मिस कर दी ना। करेक्ट, 5,000 पॉइंट की रैली मिस कर दी उसने। करेक्ट। तो आप मत पड़ो ये सब चक्कर में। यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है वो नहीं टाइम कर पाते, तुम कौन से खेत की मूली हो भाई? जो पूरा टाइम मार्केट में बैठे 30-30, 40-40 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे वो नहीं टाइम कर सकते। वो कहते हैं एक बार इन्वेस्ट करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो आप ये सब पंगे में मत पड़ो, आप अपना व्यवसाय करो भाई। नौकरी करते हो ना, नौकरी में अच्छे बनो। धंधा करते हो, धंधे में अच्छे बनो। फ्रीलांसिंग करते हो, फ्रीलांसिंग अगले क्लाइंट्स पकड़ के लेके आओ। ट्रू। क्योंकि जितना आपकी एक्टिव इनकम बढ़ेगी उतना आप ज्यादा निवेश करोगे, जितना आप ज्यादा निवेश करोगे उतना अपने गोल को जल्दी जी पाओगे। मैंने भी यही किया था। मैं अपनी तनख्वाह बढ़ाता कि मेरी तनख्वाह 6 साल में 6 गुना बढ़ी। कितने एम्प्लॉइज की तनख्वाह 6 साल में 6 गुना बढ़ती है? बहुत कम लोग होते हैं। तो वो कैसे बढ़ी? स्टॉक मार्केट ने थोड़ी बढ़ाई, मैंने मेहनत करी, मैंने अपने आप को अपस्किल किया, बढ़ गई तनख्वाह। तो पहले आप अपने आप को अपस्किल करो ताकि आपके पास एक्टिव इनकम ज्यादा है। एक्टिव इनकम के 2 काम कर सकते हो आप। एक तो अय्याशी में डालो, ठीक है, आईफोन खरीद लो, मर्सिडीज खरीद लो, घर ले लो लोन पे, EMI भरो जम के, BNPL करो, या दूसरा मेरी तरह इन्वेस्ट करते रहो। पहली चीज में अब आप जिंदगी भर फ्रीडम नहीं पा सकते, जिंदगी भर। बिल्कुल भाई मेरे दोस्त है जो मेरे साथ के बैचमेट्स थे, जब मेरी तनख्वाह बढ़ी उनकी भी बड़ी, सबकी बढ़ रही थी। वो भी अच्छे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनकी व्यवसाय में तनख्वाह बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। अब उन्होंने क्या किया, वो अगर होंडा ले सकते थे तो उन्होंने मर्सिडीज ली। मैं मर्सिडीज ले सकता था, मैंने होंडा ली। तो अब वो बेचारे EMI भर रहे हैं और मैंने उस पैसे को निवेश करके अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम ले आया। तो अब उनकी तनख्वाह 5-5, 6-6 लाख है, पर SIP 20,000 भी नहीं कर पाते। अगले महीने की तनख्वाह नहीं है तो बेचारे सोचते हैं कि यार घर कैसे चलेगा। तो मैंने क्या कहा था कि मैंने 7 लाख का गरीब भी देखा है महीना कमाने वाला, और 50,000 का अमीर आदमी भी देखा हुआ है। तो इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट इज ऑलवेज अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर मनी। नहीं, ये बहुत करेक्ट चीज़ आपने बताई। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में मैं आ रहा था, मैंने देखा आज मुंबई में आज से ही वो आईफोन सेल होना चालू हो गए। यस, तो अलग लेवल का पागलपन है वो। अरे सच में 200 लोग लाइन लगा के खड़े थे और देख रहा हूँ तो सब यंगस्टर्स, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे थे जो शायद हमें देखने से भी उनको लग रहा है कि भाई इसका 2 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का फोन अफोर्ड करने का हैसियत नहीं है। हाँ। फिर भी वो लोग इसी के पीछे पड़े हुए। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये लोन लेना, क्रेडिट कार्ड यूज करना, ये सारी चीजों का यूजेज इंडिया में ज्यादा बढ़ गया है। देखिए ये वो कंज्यूमरिज्म है जो US का सिस्टम रहा है हमेशा। हाँ। कि अपने आगे आने वाली तनख्वाह को आज खर्च कर दो, ठीक है। पर वहां ना आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी जो इंडिया में आपको नहीं मिलेगी। वहां अगर किसी की नौकरी चली जाती है ना तो सरकार उसका ध्यान देती है। सरकार उसको एक भत्ता देती है, भत्ता कहते हैं ना अपन, कॉम्पनसेशन, महीने का कॉम्पनसेशन देती है जो उसके लिए घर चलाने के लिए काफी होता है। यहाँ तुम्हारी नौकरी गई ना, कोई तुम्हें पूछने नहीं आ रहा भाई, तो तुम कंज्यूमरिज्म कर लो, बाय नाउ पे लेटर कर लो, अपने ऊपर EMI चढ़ा दो। कल तुम्हारे बॉस ने बोला कि थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर वर्किंग विद यू, तो हो गया तुम्हारा काम। तुम अब सरकार को जाके थोड़ी बोलोगे मुझे 2 भत्ता दो, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता कहते हैं ना जैसे। हाँ, वो तो नहीं देंगे। सरकार को देश चलाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, तुम्हारे को कहां से पैसे दे देगी? तो पॉइंट ये है कि आपको हर चीज ना आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कि भाई अमेरिका में होता है तो मैं भी करूंगा, वहां पे भी लाइन लगती है तो इंडिया में भी लाइन लगनी चाहिए। अरे तुम्हारी लाइन नहीं, तुम्हारी रेल लग जाएगी अगर तुमने ऐसा कुछ काम कर दिया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर भी मेरे को आईफोन खरीदने का मन कर रहा है, क्या करूं? बिल्कुल खरीदो, 3 साल पुराना खरीद लो, 2 साल पुराना खरीद लो, 2 लेवल लोअर खरीद लो। वैसे भी आईफोन कुछ इंप्रूव करता नहीं है। आपको पता है मेरे पास आईफोन 12 प्रो मैक्स है, 12, 13 निकल गया, 14 निकल गया, 15 निकल गया, 16 आ गया। सेम दिख रहा है, सेम ही दिखता है, दोनों साथ में, पता ही नहीं चलता। मतलब एप्पल वालों को भी नहीं पता चलता। तो मैं क्यों पैसे बर्बाद करूं भाई? मैं क्यों पैसे बर्बाद करूं? जब तक वो ब्रेक थ्रू नहीं लेके आएंगे तो मेरे को पैसा डालने की जरूरत ही नहीं है। सेम फोन बढ़िया काम कर रहा है, वही कान पे लगा के हेलो बोलना है, करेक्ट, और व्हाट्सएप करना है। मेजर 80% काम तो वही है, बाकी 20% ही टाइम पास है। हाँ, बस जो लोग खाली लेते हैं वो एक स्टेटस सिंबल के लिए लेते हैं कि हाँ यार वो कैमरा मेरा भी देखेंगे, कोई तो आईफोन 16 देखेगा ना, क्या नया है, तो बस 1-2 फीचर दिखा दिए, अरे यार मेरे पास लेटेस्ट है। भाई कोई नहीं देख रहा आपका आईफोन 16। लोग पीछे आपकी पीठ के पीछे ये बोलेंगे तू गधा है साले, ये गधा है, 25,000 की तनख्वाह है और साला उठा के आईफोन 16 ले आया। करेक्ट। तो पीपल आर गोइंग टू अब्यूज यू फॉर योर फूलिश डिसीजन। दे विल मतलब वो आपके सामने कुछ आपके लिए पॉजिटिव बोल देंगे, पर पीछे वो बोलेंगे गधा है रे, पैसे वैसे है नहीं, आईफोन 16 उधार पे लेके आया। एक ना लड़का था हमारे जहां मैं पहले काम करता था, तो उसको ना ब्रांड्स का बहुत शौक था। 2013-14 की बात बता रहा हूँ। तो इसकी तनख्वाह 75-80,000 पर मंथ थी, ठीक ठाक थी, 10 लाख, और वो यंग था, 26-27 का था। तो 4-5 महीने काम करने के बाद ना लुई विटॉन की बेल्ट लेके आ गया, लुई विटॉन की बेल्ट।
तो बेल्ट थी कुछ 1-1.25 लाख के आसपास की बेल्ट थी। तो वो आया, बोला सर देखो मैंने लुई विटॉन की बेल्ट ली। मैंने चल नकली है। बोला नहीं सर असली है। बोला ठीक है होगी। तो अगले दिन है ना, मैं ऑफिस आ रहा था, वो ऑटो से उतर रहा था लुई विटॉन की बेल्ट पहन के। तो मैं उसको बुलाया, मैंने बोला इधर आ, तू लुई विटॉन की बेल्ट पहन के ऑटो से उतर रहा है और तू ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं ये मान लूं कि ये असली है। मतलब बेटा जब तुम ऐसा कुछ लेते हो ना, तो तुम्हारा पूरा इकोसिस्टम वैसा होना चाहिए। तुम बड़ी गाड़ी से उतरो, बड़ा घर हो तुम्हारा, पागल जैसी तुम्हारे पास इनकम हो, तो समझ आता है तुमने कोई ब्रांड ऐसा ले लिया लुई विटॉन। मतलब ब्रांड खरीदने से पहले ना अपना ब्रांड बनाओ। आज अगर मैं लुई विटॉन की नकली बेल्ट भी पहन लूं ना, तो लोग बोलेंगे हाँ यार इस आदमी के पास पैसा है, लुई विटॉन पहन सकता है। ठीक है, तो मैंने अपना ब्रांड बनाने पे निवेश किया। वही 1-1.5 लाख रुपए गधे तू अपने ब्रांड बनाने पे निवेश कर लेता। तो लोग गलत चीज को भी सही मान लेते हैं। मैं आज नकली रोलेक्स भी पहनूंगा, हाँ ठीक है यार खरीद लेंगे, अच्छे पैसे होंगे इनके पास। तो पहले अपना ब्रांड बनाओ ना। ये क्यों दूसरों के ब्रांड? अच्छा आप ऑटो से उतरे, लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी आपके उसमें कि जब लुई विटॉन की बेल्ट पहन रहा और ऑटो से उतर रहा है यार। तो मतलब बेल्ट नकली है, चाहे तुम अब कितना भी वो दे दो कि तुम नहीं मैं तो खरीद के लाया, खरीद के बिल देख लो, नोबडी विल एग्री विद यू। तो ये सब चीजों के पीछे मत पड़ो। अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको अपनी इनकम के प्रोपोर्शनेट बढ़ाओ। आज आपकी इनकम 50,000 रुपए महीना है, उस हिसाब से जियो। कल हो सकता है आप अपनी मेहनत करके इनकम 5 लाख रुपए पर मंथ करो, उसके बाद उस हिसाब से जियो। कोई प्रॉब्लम नहीं, जियो अच्छे से जियो, पर आज के संसाधनों में जियो, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे, कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। सो लोन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ज्यादातर लोगों को आज एक कंफ्यूजन होता है कि अगर मुझे घर खरीदना है तो घर मुझे ओन करना चाहिए लोन लेकर के, या तो मुझे जीवन भर रेंट में रहना चाहिए और अपना SIP करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि घर लूं नहीं लूं, कब लूं, कितने में लूं, क्या करूं। देखिए इसको ना समझने के लिए 2 पर्सपेक्टिव्स समझने बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली एक पर्सपेक्टिव है पैसे का बचेगा, ये होगा वो होगा, बट वो क्यों है उसको भी समझते हैं। अब आज एक व्यक्ति है, शहर में रहता है, ठीक है, शहर में रहता है, उसको घर चाहिए। 2 बेडरूम का घर आपके हिसाब से विरल भाई सस्ते में सस्ता क्या मिलेगा? 30, 40, 50 लाख। कहां पे? और थाने या तो थोड़ा ना, थाने में नहीं मिलेगा। आज बॉम्बे MMR में आपको 1 करोड़ से नीचे 2 बेडरूम नहीं मिलेगा। 1 बेडरूम भी 70-80 लाख से नीचे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम एक बार के लिए 1 करोड़ को बेसलाइन पकड़ते हैं। ठीक है, अब 1 करोड़ के बेसलाइन पे आपको सरकार को 6% यानी 6 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी देनी है। तो पहले दिन ही आप 6 लाख रुपए से नीचे हो गए, क्योंकि वो तो घर की कॉस्ट थी नहीं, वो तो स्टैंप ड्यूटी की कॉस्ट है। अब 1 करोड़ 6 लाख रुपए अगर आपको सरकार को ये बिल देने हैं घर खरीदने के लिए, तो आपके जेब में कितने होने चाहिए? मिनिमम 20%, आइडियली 25%, 1/4 होना चाहिए। 1/4 मतलब 25-26 लाख रुपए होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास 25-26 लाख है? बोलते नहीं यार मेरे पिताजी दे देंगे, मेरे ससुर जी दे देंगे, कुछ भी व्हाटएवर। ठीक है जी, अग्रीड, आपके ससुर जी बहुत अच्छे दे देंगे। 80 लाख रुपए का आप लोन लोगे। 80 लाख रुपए के लोन की किस्त आती है 64,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली, गिव और टेक 800 पर लाख। 64,000 की EMI भरने के लिए आपकी नेट इनकम मरे से मरे 1.25 लाख रुपए होनी चाहिए। तो यानी आपकी ग्रॉस इनकम 18 लाख रुपए साल की होनी चाहिए। क्या आपकी है? मुझे नहीं पता, आई एम नॉट आस्किंग है नहीं है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। पर क्या आपकी कितनी इनकम है मुझे नहीं पता। तीसरा रूल जो घर का होता है वो होता है कि आपकी इनकम का 5 गुने से ज्यादा, यानी वही सेम चीज होगी जो मैंने आपको बोली कि 18 लाख की इनकम होगी तो आप 1 करोड़ का घर ले सकते हो, तो 5x। ये दीपक पारेख जी का रूल है, HDFC लिमिटेड जिन्होंने बनाई, जो हमारे देश के हाउसिंग के भीष्म पितामह है। उनका रूल था कि भाई जो भी आपकी एनुअल तनख्वाह होगी, एनुअल इनकम होगी, उसका 5 गुने से ज्यादा का घर नहीं ले सकते आप। अगर आप एक व्यक्ति की बात करो जिसकी इनकम ही 5 लाख रुपए है, तो 25 लाख में क्या लेगा? झोपड़ा। तो पहले तो आपकी क्या सक्षमता भी है घर लेने की? किस बात पे आर्ग्यू कर रहे हो? चलो मान लिया है, सब है, 26 लाख रुपए है, 18 लाख की तनख्वाह भी है। वैसे बता दूं, अगर किसी की 18 लाख की साल की तनख्वाह है तो वो हमारे देश के टॉप 5% में आ जाता है इनकम अर्नर्स में। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि भाई 18 लाख की तनख्वाह है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या जरूरत है घर की? क्या तुम्हें पता है तुम यहीं रहने वाले हो? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ड्रीम्स नहीं है कि तुम इस जगह को छोड़ के कहीं और जगह जाओगे? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आंसर करो। सेकंड क्वेश्चन ये आंसर करो कि भाई मैं जो घर लूंगा, ठीक है, वो क्यों लूंगा? कि मुझे सेंस ऑफ ओनरशिप चाहिए, घर मेरा है, मेरा। तो तुमने लोन लिया बैंक से, तो ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर बैंक का है, दस्तावेज तुम्हारे नाम पे, घर इज नॉट योर्स। जरा 3 महीने भाड़ा मत दो, EMI मत दो, फिर देखेंगे। तो अब तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो बैंक को लैंडलॉर्ड बना लो या फिर लैंडलॉर्ड को लैंडलॉर्ड बना लो। अब जब बैंक को लैंडलॉर्ड बनाते हो, वो 8-9% ब्याज ले लेता है, और वही 1 करोड़ का घर जब आप रेंट पे लेने जाते हो तो आपको 15-20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए ज्यादा रेंट पे मिल जाता है, और वहां तुम 65 हजार रुपए किस्त दे रहे हो, तो 40 हजार रुपए की तो स्ट्रेट सेविंग है, और जो 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया उसका इंटरेस्ट की सेविंग है। तो भाई घर तो तुम्हारा हुआ नहीं, उसके बावजूद तुमने उसके लिए दे दिया, उस पर EMI दे दी।
ठीक है, और ज्यादा दे दी। अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, आपको कल को शहर बदलना पड़ रहा है, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, तो आपको सब नहीं अवेल कर सकते। आप यंग हो, अब स्ट्रेस में रहोगे कि हर महीने कुत्ते का पट्टा है भाई ईएमआई, इट्स अ डॉग स्ट्रैप। आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे कि यार मैं क्या करूं, मेरे को मतलब बस अगले महीने की तनख्वाह आ जाए ताकि मैं अपनी ईएमआई दे दूं। मैंने क्या बोला, मेरे दोस्त आज तक फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि सब घर की ईएमआई भर रहे हैं, अगले 10 साल और भरेंगे। मैं 10 साल में कहां पहुंच जाऊंगा विरल भाई, तब तक बहुत आगे निकल चुका हूं, भगवान की कृपा रही तो पॉइंट ये है कि मैं एरोगेंटली नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एज अ फाइनेंशियल डिसीजन इन द अर्ली पार्ट ऑफ योर लाइफ, जब आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, अब आप 60-70 हजार की किश्त दे दोगे, तो यहां क्या निवेश करोगे भाई? आपका मन किया एक 5 लाख रुपए का कोर्स करने का, कि भाई मैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से 5 लाख रुपए का कोर्स करूंगा और मुझे पता है उसके बाद मेरी जो तनख्वाह 1.5 लाख है वो 3 लाख तक जा सकती है। आप कर ही नहीं सकते, कैसे करोगे? आपके पास पैसे नहीं बचे, आप तो पैसे दे रहे हो बैंक को ईएमआई के नाम पे। तो ये सब छोड़ दो। अगर आप यंग हो, आप खुद के पैसों से नहीं खरीद पा रहे हो घर शुरू में, प्लीज मत खरीदो। हाँ, स्टेबल हो गए, अच्छा खासा कैश है, 1 करोड़ का 2 करोड़ का घर लेना, 2 करोड़ के घर में 1 करोड़ 1.25 करोड़ डाउन पेमेंट करने की क्षमता है आपकी, 75 लाख का लोन लेना, तनख्वाह 4 लाख रुपए साल महीने की है, प्लीज लो। अच्छा इंटीरियर भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पहले क्षमता बनाओ। करेक्ट भाई मैं आज जिम चला जाऊं, मैं गया नहीं बहुत टाइम से जिम, और मैं 25 किलो का डंबल उठाने लग जाऊं तो मेरा हाथ टूट जाएगा भाई। पहले क्षमता बनाऊंगा ना, 5 किलो का उठाऊंगा, फिर 10 किलो का उठाऊंगा, तो क्षमता बनाऊंगा, क्षमता बना के फिर 25 किलो का डंबल जरूर उठाऊंगा, क्यों नहीं उठाऊंगा। इसी तरीके से जब आप यंग हो तो अपने आप को बांधो मत, ओपन रहो, अपने क्या कहते हैं ऑप्शंस को किल मत करो, और कोशिश करो कि अपने आप को फ्रीडम में रखो, ताकि कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सको, अपने खुद के ब्रेन के ऊपर निवेश कर सको, अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ा सको और बिना स्ट्रेस के जी सको। ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया सर। लेकिन अगर फिर भी अगर चाहो मुझे कोई चीज के लिए लोन लेनी हो, भले वो घर के लिए हो सके पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, तो अगर मुझे बैंक के पास से लोन लेनी है तो क्या क्या चीजें मुझे चेक पॉइंट्स पहले ध्यान रखने पड़ेंगे? देखो, जब भी आप लोन ले रहे हो तो सबसे पहले आप अपने आप को चेक करो, लोन को मत चेक करो। सबसे पहले आप चेक करो कि आप में क्षमता है लोन देने की। अगर आप एक लोन ले रहे हो जिसकी किश्त 20,000 है और आपकी तनख्वाह 30,000 है, तो आप मरने वाले हो। पर उसकी किश्त 20,000 है, आपकी तनख्वाह 50, 60, 70,000 है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले आप क्षमता चेक करो, आप दे भी पाओगे कि नहीं दे पाओगे। करेक्ट, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, अब आपने क्षमता चेक कर ली, अब आप आओ कि ये चेक करते हैं कि भाई लोन डॉक्यूमेंट में हम क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहला लोन डॉक्यूमेंट में आपको लोन वालों को लड़वाना है एक दूसरे के साथ, है ना। ये भोले बाबू बन के जाओगे ना तो वो लूट लेंगे आपको, प्रोसेसिंग फीस के नाम पे लूटेंगे, हाई इंटरेस्ट रेट के नाम पे लूटेंगे, और हाई रीपेमेंट क्लोजर के नाम पे लूटेंगे। तो आपको क्या करना है, आप एचडीएफसी में गए, आपको एक ऑफर आया, एक सैंक्शन लेटर आया, आप आईसीआईसी में जाओ, सैंक्शन लेटर दिखाओ, ब्याज कम करवाओ, प्रोसेसिंग फीस कम करवाओ, प्रीपेमेंट क्लोजर कम कराओ, फिर वापस स्टेट बैंक पे जाओ, स्टेट बैंक से इंडसइंड पे मेहनत करो और जाके अपने लिए बेस्ट डील को नेगोशिएट करो। बिकॉज यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू नेगोशिएट। लोग कहते हैं ना मैं डिजर्व नहीं करता, वेरी गुड, तूने नेगोशिएट किया क्या? लोग कहते हैं सर मेरी सैलरी में ज्यादा डिजर्व करता था, तूने नेगोशिएट किया क्या? डिजर्व कहते सामने वाला, तुम क्या पता तुम चाहते हो ये, सामने वाले ने बोला 10% दूंगा, एक तुम खुश हो के आ गए और फिर रो रहे हो कि मैं डिजर्व करता था, ज्यादा करता था। अरे नेगोशिएट करना था कि नहीं सर मेरे को 30% चाहिए, मैंने कोई कारण से 30% चाहिए। तो बहुत सिंपल है, आप अपना बैंकिंग जो डॉक्यूमेंट होता है उसको पढ़ो, सैंक्शन लेटर को पढ़ो, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ो, और उसके बाद बेस्ट रेट नेगोशिएट करो, बेस्ट ड्यूरेशन नेगोशिएट करो, ईएमआई को कंट्रोल में रखो। ईएमआई ऐसा रखो कि आप बहुत आराम से दे सको। अगर आपका 25 किलो डंबल उठाने की क्षमता है तो 5 किलो का डंबल उठा, इतना ईएमआई को कम रखो, इतना कैश फ्लो को मैनेज करो, तो आप कॉन्फिडेंटली उस लोन को ले भी सकोगे और दे भी सकोगे। और जैसे जैसे ज्यादा लोन दोगे वापस, तो आपका सिबिल बेटर होगा, आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा। आपको मजेदार बात बताता हूं, ये मैंने बहुत सीनियर सीएफओ से सीखा था, वो बड़ा अच्छा काम करते थे, उनको हमारे पे बहुत लोन्स थे, हम रियल एस्टेट में जब पहले काम करता था तो वो क्या करते थे, जब भी ईएमआई या फिर इंटरेस्ट देते थे ना, उसके साथ एक चिट्ठी भेजते थे और वो कहते थे ये हमारी 10वीं रीपेमेंट है, आपको हमने पिछले 10 महीने से आपको टाइमली बेसिस पे या टाइम में से एक दिन पहले रीपेमेंट किया है, तो हम आपसे दरखास्त करते हैं कि प्लीज हमारा इंटरेस्ट रेट 25 पैसा कम कर दीजिए। अब वो 10 चिट्ठी तक नहीं करता था, 11वीं पे कर देता था। मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, ट्रू, सिंपल सी बात है। तो ये सब चीजें करनी चाहिए जब आप लोन ले रहे हो। भाई आप ही का पैसा है, ज्यादा क्यों देना सामने वाले को? करेक्ट, खुद पे लगा दो ना उतना पैसा ज्यादा। करेक्ट। कहीं अगर आपने एक बैंक के साथ नेगोशिएट नहीं किया, आपको 10% पे दे दिया उसने, अगर नेगोशिएट करते हो सकता है आपका 9.25 में काम हो जाता, तो आपने तो 75 पैसे का लॉस कर लिया। अब वो 75 पैसे का लॉस बड़े अमाउंट पे ज्यादा ड्यूरेशन में आपको बहुत बड़ा फर्क दे देता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप कोई भी लोन, होम लोन वाली वेबसाइट पे जाओ, उसमें आप जाके देखो कि एक व्यक्ति का 710 का सिबिल है और एक व्यक्ति का 810 का सिबिल है। तो जो दोनों के बीच में होम लोन का इंटरेस्ट रेट का फर्क है वो 0.5% होगा। तो संजय सर क्या 0.5%, छोटा सा नंबर है, पर 0.5% आपने 1 करोड़ का लोन लिया 25 साल के लिए, तो 11 लाख रुपए की इंटरेस्ट सेविंग होती है, 11 लाख रुपए की। व्हाट अ नंबर। तो सिर्फ ये जो बोला ना आपने 0.5% इतना मैटर करता है, ये राई का पहाड़ बन जाता है। तो इसीलिए ये सब चीजें जब आप लोन लेते हो बहुत ध्यान रखो, डॉक्यूमेंट को पढ़ो, चाहे 2 घंटे लगते हैं, पढ़ो,
आंख बंद करके मत साइन करो। ये वो एप्पल का अग्रीमेंट नहीं है कि अगर नहीं करोगे तो फोन ही नहीं यूज कर पाओगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, इस पे आप नेगोशिएट कर सकते हो, बात कर सकते हो बैंक से।